Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है एंड इफ वी स्ट्रेच द वायर देन व्हाट इज द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो वो हम जरा देख लेते हैं और वीडियो के एंड तक आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड टेम्परेचर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग योर टाइम। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में एक सिंपल सा रिलेशनशिप है। आप इसको इस तरह से समझिए, सपोज वी हैव अ कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं देन डेफिनेटली द इंक्रीज विल द इफेक्ट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों इफेक्ट होगी? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So today's video is all about the resistance and resistivity जिनका डिपेंडेंस होगा टेम्परेचर के साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एक वायर को अगर स्ट्रेच किया जाता है तो उसके स्ट्रेचिंग की वजह से रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट डिलेइंग योर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर बेसिकली एक कंडक्टर के लिए होती है। क्योंकि है ना, क्या होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को गर्म करते हैं, इन द सेंस जब हम कंडक्टर को गर्म करते हैं तो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है देन दे विल गेट एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो सीधी सी बात है क्या होगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ी तो उनके कोलाइजन्स बढ़ेंगे। कोलाइजन्स बढ़े तो तुम्हें पता है क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सब चीजें सीधा टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है एंड एक्साइटमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइजन्स के नंबर को इंक्रीज कर देते हैं एंड द नंबर ऑफ द कोलाइजन विल इंक्रीज देन डेफिनेटली द नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, वेलोसिटीज और ये सब चीजें जो होगी वो इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने के बाद में रेजिस्टिविटी बदलती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप का डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, सो हम इसको डायरेक्टली याद करेंगे। रो टी क्या है हमारे पास में, रो टी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है गिवन टेम्परेचर के। मेरे पास में ये कंडक्टर है, अगर मैं इस कंडक्टर को गर्म करता हूँ तो शुरुआत में जो टेम्परेचर था उसको टी नॉट कंसिडर कर लेते हैं एंड आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ द टेम्परेचर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं टी। सिमिलरली शुरुआत में टेम्परेचर जब 0 था, टी नॉट था, तब हमारे पास में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ थी, बट टेम्परेचर बदलने के बाद में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेपरेट हम निकाल देते हैं। तो रो टी हमारा वो टेम्परेचर है जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आएगा और रो नॉट क्या है, वो टेम्परेचर है, वो रेजिस्टिविटी है उस टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे था। टी और टी नॉट तो तुम्हें पता ही है, टी नॉट हमारा शुरुआत का टेम्परेचर और टी हमारा बाद में जितना चेंज किया है वो टेम्परेचर है। और अब क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज द अल्फा। अल्फा इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब कि एक कांस्टेंट है जो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। पर्टिकुलर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको याद नहीं रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये गिवन इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी हमको मिलेगा न्यूमेरिकल के टाइम पे। ठीक है, या तो हो सकता है इसको फाइंड करना है, उसके लिए बाकी सारी वैल्यूज गिवन होगी। तो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो देख लेते हैं वन बाय वन। रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, रो नॉट इज द टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस या उसके बाद का कोई भी टेम्परेचर। अल्फा हमारे पास में कोएफिशिएंट है जो, ठीक है, टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है हर एक मटेरियल के लिए, तो हर एक मटेरियल का अलग ही होगा। ये यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं मैंने आपके लिए, जैसे कॉपर का ग्राफ दिख रहा है सामने, कॉपर का ग्राफ ये रहा, ये हमारे पास में नाइक्रोम का ग्राफ है और ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। ठीक है, कॉपर के ग्राफ को अगर ढंग से देखो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, रेजिस्टिविटी में, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है। अब ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका रीजन ये है क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले से किसी ना किसी कंडक्टर की, इंसुलेटर की या किसी ना किसी की होती ही है। तो ये पर्टिकुलर एक वैल्यू है कॉपर की रेजिस्टिविटी की, वहां से वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। नाइक्रोम के केस में भी यही है, ये देखो। अब नाइक्रोम का जो 0 से लेकर रेजिस्टिविटी की एक वैल्यू है वहां तक का और कॉपर का 0 से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, कितना गैप है।
तो इससे पता पड़ता है ना कॉपर हैव अ हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, सॉरी नाइक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव अ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, इन द सेंस ये रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। तो रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर जैसा बिहेव करेंगे तो ऑलरेडी इनकी रेजिस्टिविटी यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा तो ये इंसुलेटर से किस प्रॉपर्टी में शिफ्ट होंगे, कंडक्टर में, तो इनकी रेजिस्टिविटी गिरती जाएगी और एक टाइम पे टेम्परेचर के बाद में ये कांस्टेंट होकर ये कंडक्टर में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर ये आगे और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा और ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक पर्टिकुलर यू शेप का, क्योंकि पहले रेजिस्टिविटी हाई थी फिर धीरे धीरे गिरती गई, फिर एक टाइम बाद में कंडक्टर्स शो करेंगे ये प्रॉपर्टी, तो कंडक्टर्स की बढ़ती वापस, जैसा यहाँ पे कॉपर और नाइक्रोम के केस में दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कुछ ग्राफ्स है, इनको याद रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ द अल्फा कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है, 1 डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है, ठीक है। कुछ वैल्यू लिख लो, जैसे कि रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस, अगर T माइनस टी नॉट, अगर हम मान लेते हैं कि T स्टार्टिंग मतलब बाद का टेम्परेचर माइनस टी नॉट, इन दोनों का डिफरेंस हम डेल टी मान ले, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। टी माइनस टी नॉट को डेल टी मान लिया, टेम्परेचर डिफरेंस, अल्फा कोएफिशिएंट वैसा के वैसे ही, आर नॉट हमारा स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था और आर टी हमारा टेम्परेचर चेंज होने के बाद में जो रेजिस्टेंस है वो होगा, ठीक है जी। तो ये कुछ बात हो गई, यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यूज लिखी है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। मेटल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्फा कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होती है, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज इनका ध्यान रखना, प्लस और माइनस, अल्फा रहता है प्लस किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, माइनस रहता है किसके लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट नोट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज लीनियरली विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे है ना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का कम होता जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स के नंबर डिक्रीज होते हैं, तो आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिना कोलिजन के आगे पीछे मूव कर सकते हैं एंड वहां पे हमारा रेजिस्टेंस लो हो जाता है। और जीरो भी हो सकता है भैया, कहाँ पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है ना ये हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा और टेम्परेचर लो होगा, ध्यान रखना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर कोई हमारे पास में आता है तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इस क्रिटिकल टेम्परेचर से और नीचे चले जाए, रेजिस्टेंस तो पहले ही जीरो हो गया था, अब उसकी कंडक्टिविटी जो होगी बहुत हाई हो चुकी है, तो जीरो से और नीचे जाओगे तो और ज्यादा हाई हो जाएगी, एंड दैट टाइम कंडक्टिविटी विल सो मच दैट कि हम उस कंडक्टर को है ना दूसरा नाम दे देते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है बिकॉज उनका रेजिस्टेंस जीरो या फिर जीरो से और नीचे चला जाता है, इस वजह से सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियोस में जो भी डाउट है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को जाके पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां जाके प्लीज ज्वाइन कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कीजिए और डाउट्स पूछिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ कलर कोडिंग। कलर कोडिंग ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे पास में बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिप्स लगी रहती है। ये आपको जो डायग्राम दिया है मैंने रियल कार्बन रेजिस्टेंस का दिया है, ठीक है, रियल कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं, सर्किट्स में कनेक्टेड होते हैं, इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, सर्किट में लग जाते हैं, सस्ते होते हैं एंड सो मेनी प्रॉपर्टीज। इनका शेप और साइज कुछ इस तरह से होता है कि आपको जैसा दिख रहा है एक सिलेंडर टाइप होता है और इसके जस्ट ऊपर हमारे छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स लगती है, कलरफुल स्ट्रिप्स होती है। ये कलरफुल स्ट्रिप्स क्या शो करती है, हमारे रेजिस्टेंस को शो करती है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप्स, और ये फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सब शुरू करते हैं। पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। सो रेजिस्टेंस इन द हायर रेंज और आर मेड मोस्टली फ्रॉम द कार्बन। कार्बन के बनते हैं, ठीक है, और कार्बन के कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड कार्बन से बनाए जाते हैं, और हाई रेंज के हो सकते हैं ये, मतलब कि इनकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। कार्बन रेजिस्टेंस आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव, कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली पैक्ड हो सकते हैं, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं, और दस फाइंड इन एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बहुत सी जगहों पे यूज हो सकते हैं क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, ले जाना लाना भारी नहीं होता है, बहुत ही यूजेबल होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस आर स्मॉल इन अ साइज और हेंस द वैल्यूज आर गिवन बाय द कार्बन कोड।
छोटे साइज में होते हैं। कार्बन कोड मतलब ये कलर स्ट्रिप से इनको डिनोट किया जाता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो 4 तरह की स्ट्रिप आपको डायग्राम में दिख रही है, ABCD, ठीक है। अब ये जो 4 स्ट्रिप्स है, पहले की जो 2 स्ट्रिप्स होती है वो हमारे शो करती है नंबर्स को। अगर A और B, जैसे पहले की 2 स्ट्रिप्स किसको शो करी है, नंबर्स को। इसके लिए एक टेबल होती है, ये आपके सामने है टेबल। अब पहले की 2 स्ट्रिप्स क्या थी, AB। अब AB का कलर देखो एक बार के लिए इस डायग्राम में, A का कलर ब्राउन है और B का कलर क्या है, ब्लैक है। तो A का कलर ब्राउन है तो मतलब ये हो गया 1, B का कलर ब्लैक है, ब्लैक मतलब इस टेबल में देखो AB के लिए 0, 1 0 यहाँ से हमारे पास में आ गया मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट लगता है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू। पहले तो तुमको A और B से तुम्हें देखना है उसके नंबर्स, जैसे मैंने देखे 1 और 0 उसमें। नेक्स्ट मल्टीप्लाई C कलर है रेड और D दिख रहा है अपने को गोल्डन, तो C होता है मल्टीप्लायर। तो देखो रेड का कलर मल्टीप्लायर है 10⁻², ठीक है जी। यहां से फिर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, टॉलरेंस पावर की 5-10% ऊपर नीचे कितना होता है। तो मैंने बताया था D जो है अपना गोल्डन कलर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में D जो है वो कौन से कलर का है, गोल्डन कलर का है। तो यहाँ पे इस टेबल में देखो गोल्ड के आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और D पॉइंट में मतलब D वाली टेबल में देखना है। तो 5 लिखा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस 5 को ±5%, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको रेजिस्टेंस शो करना है। तो ये इतना हो गया 10 × 10⁻² ±5% ओम। हमारा जो एग्जाम्पल दिया था उसका कार्बन रेजिस्टेंस का कार्बन कितना है, 10 × 10⁻² ±5%। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हो। ऐसे भी क्वेश्चन रेज होते हैं, सर अगर 3 ही स्ट्रिप दे रखी हो तो क्या होगा। अगर 3 स्ट्रिप्स दे रखी है तो लास्ट वाली स्ट्रिप्स होती ही नहीं, हम उसको काउंट नहीं करते हैं। और लास्ट वाली D स्ट्रिप नहीं होगी तो हमको वहां पे नो कलर शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें वहां पे अगर तीसरी स्ट्रिप नहीं होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं ±20%, ठीक है। जहां पे भी तीसरी स्ट्रिप नहीं, चौथी स्ट्रिप्स नहीं है वहां पे हम +-10% लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से था। अब आपका क्वेश्चन वापस रेज होगा, सर इस टेबल को कैसे याद करें, ये तो टफ है, इतनी याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। अरे नहीं, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। आप इस शॉर्ट लाइन से पूरी की पूरी टेबल को याद कर सकते हो। बीबी रॉय, बीबी देखो यहाँ पे, ये हो गया बी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, चलो बीबी रॉय तो इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन, ये हो गया ग्रेट, ये हो गया ब्रिटेन। फिर इसके बाद में हैड अ गुड वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। फिर वो गोल्ड सिल्वर और नो कलर, तो आपको 3 तो याद रखने ही पड़ेंगे, आप इससे याद रख सकते हैं इस टेबल को, ठीक है। ये हमारा कुछ शॉर्ट ट्रिक था। तो देखो ये मैंने निकाला था अभी, ये वही रेजिस्टेंस है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। फिर आप क्या आता है कि जब हम एक वायर को स्ट्रेच कर लेते हैं, तो वायर को जब स्ट्रेच कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है उस स्ट्रेचिंग की वजह से उसका लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो पतला हो जाएगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तुम खुद ही खींचो ना एक चीज को, वो लंबी होगी तो पतली भी होगी, ठीक है। थिकनेस उसकी डिक्रीज हो जाएगी, थिकनेस डिक्रीज होने की वजह से उसके रेजिस्टेंस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसको समझते हैं हम आराम से। एक पेज ऐड करने दो ताकि डेरिवेशन समझा पाऊँ आराम से। तो देखो मेरे पास में 2 कंडक्टर है, मतलब 2 केसेस है। फर्स्ट, जब मेरे पास में कंडक्टर को नॉर्मल रख रखा है इस तरह से, ये फर्स्ट, और ये मेरे पास में आफ्टर केस। तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस एक नॉर्मली पड़ा हुआ है, L1 लेंथ है, एरिया A1 है, उसका है ना रेजिस्टेंस R है, रो क्या है, रो है, ठीक है। सेकंड, उसको खींचने के बाद में रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा तो R2 हो जाएगा, वो L2 लेंथ बन जाएगी एंड एरिया विल बी डिक्रीज, तो A2 एरिया हो जाएगा। तो एरिया A1 बाद में A2, लेंथ L1 बाद में L2, रेजिस्टेंस R1 बाद में R2। रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस मटेरियल वही ले रहे हैं हम, सेम केस है। और एक और चीज सेम रहेगी, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअली पार्टिकल्स के कितने स्पेस होती है वो सब होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो इसका सेम ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर कंडीशन R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 एंड R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं हम। सो R1 इक्वल टू रो L1 A1 और यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू रो L2
A2। हम यहाँ से अगर काटते हैं इसको तो यहाँ से हमें मिलेगा R1 R2 L1 A1 मल्टीप्लाई बाय A2 L2। वो डिनोमिनेटर का शिफ्ट होके ऊपर आ गया। इसको लेंथ को अलग लिख देते हैं, एरिया को अलग लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से R1/R2 ये आया। फिर तुम्हें मैंने बोला था वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल हम सेम ही रख रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले का वॉल्यूम वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो यहाँ से हम A1/A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1/A2 कैन बी रिटन एज L2/L1, ठीक है। ये हमारे पास में A1 A2 की वैल्यू आ गई। एक मिनट, A2 ऊपर चला गया, A1, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास में A1 A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी ये जो वैल्यू रखी है A1 A2 की वैल्यू या L2 A1 की वैल्यू, हम उसको रख देते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। वेट अ सेकेंड, वी हैड अ चेंज, यहाँ पे कुछ किया है हमने, L1/A1 L2/A2, A2 ऊपर चला जाएगा, L2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, L1/L2 इक्वल टू, ठीक है, A1/A2 भी हो गया है हमारे पास में। सो यहाँ से हम काम कर सकते हैं। ओ, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ओके, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे हमारे पास में रहेगा A2/A1, तो यहाँ पे हम रख देते हैं A2/A1 की वैल्यू यहाँ से, तो वो आ जाएगी L1 L2। देखो यहाँ पे A1/A2 आ गया है, L2/L1, तो A2/A1 क्या हो जाएगा, L1/L2। तो यहाँ पे L1/L2 रख दिया, तो R1 और R2 का रेशियो जो होगा हमारे पास में L1/L2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये सिंपल सा है। और अगर आप इसको A1 के A2 के फॉर्म में भी रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा R1/R2 कैन बी रिटन एज A2/A1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे A2/A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और भी फर्दर लिख सकते हैं, A1 को लिखा जा सकता है पाई R1 का स्क्वायर, A2 को क्या लिखा जा सकता है, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एक सर्कल है। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास में R1/R2, तो ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो R1/R2 को क्या लिख सकते हैं हम, R2/R1 का पावर 4। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का रेडियस के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में और लेंथ के फॉर्म में हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ नोट्स में प्रॉपरली लिख रखे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस कलरफुल नोट्स देन ये QR कोड को स्कैन कीजिए, मैं पोस्ट कर लेता हूँ, आप पोस्ट करके यहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको इसकी बहुत ही नीड है, बिकॉज ऑल द कंटेंट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और IIT JEE और नीट का पूरा सिलेबस एज वेल एज द क्लास 11th 12th CBSE के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो प्लीज़ शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।